जब भी हमें चोट लगती है तो हमें जो दर्द का एहसास होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। और हमारे नर्वस सिस्टम का जो सबसे मेन सेल है वो है बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स। सपोज करिए कि अगर आपको चोट आपके हाथ में लगी है तो वो कैसे आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ब्रेन ही है जो कि हर मैसेज को क्या करता है, हर मैसेज को पढ़कर समझता है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम उसी प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। So welcome to our YouTube channel Biofusion X. I am your educator Neha, and today we are going to discuss about the propagation of action potential in neurons. So without wasting our time, let's start the class. जो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हमारा बेसिकली टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। इससे पहले नर्वस सिस्टम की एक और वीडियो बन चुकी है जिसमें कि हमने बात करी थी नर्वस सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में, उसे बहुत डिटेल में समझा था। और दूसरा हमने बात करी थी न्यूरॉन्स और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा वो प्लीज फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। आज के टॉपिक में सबसे फर्स्ट हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझेंगे कि न्यूरॉन्स में मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, चलो देखो, सपोज करो कि ये क्या है, ये हमारी स्टूडेंट्स बॉडी है। और जस्ट अ मिनट, ओके, सपोज करो ये क्या है, ये हमारी एक कोई ह्यूमन बॉडी है, ऐसे नॉर्मली मैंने बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इस एरिया में क्या हुआ, इसे इंजरी हुई है और यहाँ पे इसका ब्रेन है, राइट। इंजरी यहाँ हुई है और ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कैसे, क्योंकि जब भी इंजरी होती है तो उस इंजरी में बेसिकली हमें क्या होता है, पेन होता है। और उस पेन का जो हमें बेसिकली एहसास होता है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, हमारे न्यूरॉन्स की वजह से होता है। अब हमारे बॉडी में कोई इतना बड़ा न्यूरॉन नहीं है जो कि यहाँ से सीधा हाथ से हमारे दिमाग तक एक सिंगल न्यूरॉन हो, नहीं। हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो ये पूरी आपकी बॉडी है तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक बिल्कुल जंजाल बनता है, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सपोज करो ये आपका पहला न्यूरॉन है, ये आपका दूसरा न्यूरॉन है, ये आपका तीसरा न्यूरॉन है, और ऐसे करते करते ऑन करके आपका ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला न्यूरॉन है ना, ये पहला न्यूरॉन आप मान सकते हो कि आपके हैंड में है। ठीक है, जहाँ पे आपको चोट लगी है वहां का न्यूरॉन एक्टिव होता है। वो न्यूरॉन एक्टिव होने के बाद बेसिकली दूसरे को एक्टिव करवाता है, दूसरा एक्टिव होगा वो तीसरे को एक्टिव करवाएगा, और ऐसे ऐसे करते करते तब जाके जो आप बेसिकली सिग्नल है वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। तो आज की क्लास में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो बेसिकली न्यूरॉन्स कैसे एक्टिव होते हैं और कैसे जो भी हमारा सिग्नल है वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर फाइनली वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट प्रोपगेशन। ठीक है, कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोपगेट हो रहा है। ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ये भी हम वन बाय वन करके समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको नीचे समझ में आ रही होगी। सबसे फर्स्ट हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है। तो ये देखो, मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक न्यूरॉन बना रही हूँ। ठीक है, ये उस न्यूरॉन का क्या है, ये उस न्यूरॉन का स्टूडेंट्स सेल बॉडी है, ये उस न्यूरॉन का एक्सॉन है, और यहाँ पे एक्सॉन के बाद क्या आ गया, एक्सॉन के बाद बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, कुछ ऐसे भी मैंने बस बेसिक बना दिया है। अब यहीं से मान लो, यहीं से आपका दूसरा न्यूरॉन भी स्टार्ट हो रहा है, ये आपका सेकंड न्यूरॉन है। ठीक है, ये आपका ऐसे बना, फिर इसी के बाद आपका थर्ड न्यूरॉन भी होगा, फोर्थ न्यूरॉन भी होगा, फिफ्थ भी होगा, ऐसे करते करते पूरा एक कहाँ तक जाएगा, सिग्नल आपके ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, यहाँ न्यूरॉन के पास क्या होता है, न्यूरॉन्स के पास हमें पता है डेंड्राइट्स होते हैं। ये इसके क्या है, ये सारे इसके डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होता है, सेल बॉडी क्या होती है, ये सब मैंने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक उसी तरीके से इस न्यूरॉन के पास भी क्या होंगे, इस न्यूरॉन के पास भी आपके डेंड्राइट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था स्टूडेंट, ये जो है ये क्या होती है, बेसिकली हमारे एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और बेसिकली जैसी बात है, ये सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। तो अंदर की तरफ जो ये साइटोप्लाज्म होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोलीमा। ठीक है, अब ये जो मैंने न्यूरॉन बनाया है, ये न्यूरॉन आप यहाँ पे सपोज करो कि ये वाला न्यूरॉन कहाँ का है, ये आपके हैंड का न्यूरॉन है, जहाँ पे बेसिकली आपको क्या हुई है, इंजरी हुई है। हैंड का न्यूरॉन है जहाँ पे बेसिकली इंजरी हुई है। अब जैसे यहाँ पे आपको कोई भी इंजरी हुई, मीन्स क्या मिला, यहाँ पे इंजरी होने के बाद एकदम से स्टिमुलस मिला,
राइट। अब सपोज करो यहाँ से क्या आ गया, ये आपका आ गया स्टिमुलस, ऐसे चारों तरफ से स्टिमुलस आएगा, ठीक है। ये स्टिमुलस को कौन कलेक्ट करने का काम करेंगे, इन स्टिमुलस को जो कलेक्ट करेंगे वो हमारे बेसिकली कौन होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। इन डेंड्राइट्स ने क्या करा, ये स्टिमुलस को कलेक्ट करा। स्टिमुलस को इन डेंड्राइट्स ने कलेक्ट कैसे करा, क्योंकि इन डेंड्राइट्स के पास क्या होते हैं, इन डेंड्राइट्स के पास होते हैं स्टूडेंट सेंसरी रिसेप्टर्स, जिसकी बात भी हमने कल की क्लास में कर ली थी कि सेंसरी रिसेप्टर्स बेसिकली होते क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसरी रिसेप्टर्स ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, स्टिमुलस को कलेक्ट करेंगे, और जैसे स्टिमुलस को कलेक्ट करते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा जो एक्सॉन है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और एक्टिव होने के बाद बेसिकली क्या होता है, जैसे एक्टिव होता है तो एक एक्शन पोटेंशियल इसके अंदर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और जैसे इसके अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो क्या जाएगा, वो एक्शन पोटेंशियल कहां से, हमारा सेल बॉडी से। ऑलवेज रिमेंबर, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो हमेशा सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हुआ, इस एरिया में बेसिकली हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है और एक्सॉन टर्मिनल तक गया है। एक्सॉन टर्मिनल से उसे क्या करना है, उस एक्शन पोटेंशियल को दूसरे न्यूरॉन के पास जाना है, क्योंकि दूसरे न्यूरॉन्स के पास भी क्या है, डेंड्राइट्स हैं, और इन डेंड्राइट्स पे भी क्या होंगे, इन डेंड्राइट्स पे भी स्टूडेंट्स हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब वो दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा ये एक्शन पोटेंशियल, फिर वो तीसरे न्यूरॉन के पास जाएगा, वो चौथे न्यूरॉन के पास जाएगा, पांचवें, और ऐसे करते करते वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपगेशन किसका हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल का हो रहा है, और एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट ही तब होगा जब हमें बेसिकली कोई स्टिमुलस मिला हो। स्टिमुलस कैसे कि हमें कहीं चोट लग गई हो, हमें कहीं दर्द हो रहा हो, या हमें कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब हमारे एनवायरनमेंट के स्टिमुलस होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं चीजों को, ठीक है। अब देखो, जब इस न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस नहीं मिला तो ये अपनी कैसी कंडीशन में था, ये अपनी कंडीशन में था रेस्ट की। कैसी कंडीशन में था उस वक्त, बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारी रेस्टिंग कंडीशन में था, ठीक है। तो जब ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है ना, तो क्या होता है, इस हमारी बॉडी में जितने भी तरीके के सेल्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी बॉडी में जितने भी तरीके के सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स के अपना एक क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। अब देखो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, सपोज करो ये आपकी बॉडी का कोई एक सेल है, ठीक है। सेल के बाहर क्या होता है, सेल के बाहर बेसिकली हमारा ECF होता है, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो इस सेल के बाहर क्या है स्टूडेंट, दिस इज ECF मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर सेल। सेल के बाहर ECF में हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड्स आयंस होते हैं, और सेल के अंदर हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, और बाहर सोडियम आयंस के, क्लोराइड आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। सेल के अंदर ना पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन के अलावा भी एक और चीजें भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कुछ ATPs भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ एनायंस भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं उन सारे सेल्स के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सेल्स का क्या होता है, ऐसा हाल होता है, ठीक है। तो देखो बाहर क्या है, बाहर सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, और अंदर हमारे बेसिकली एनायंस और पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में बेसिकली क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज क्या है, अंदर की तरफ है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि इस मेम्ब्रेन का क्या है, अपना एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे इस सेल का अपना एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक उसी तरीके से जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स का भी क्या होता है, उन न्यूरॉन्स का भी स्टूडेंट अपना एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जो ड्रॉ करूंगी ना, वो क्या है, वो मैं बेसिकली एक्सॉन की आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो देखो अभी ये जो कंडीशन है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, और ये जो कंडीशन है सेल की, ये भी रेस्ट में है, ये सेल रेस्ट में है ये सेल, बट स्टिल इसका क्या है, अपना खुद का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक बैटरी की तरह समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे ढंग से समझना चाहो तो हम सब ने देखा होगा बैटरी, जब हम बैटरी का यूज नहीं करते, बैटरी अपने रेस्ट की कंडीशन में होती, तो भी क्या होता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं चार्ज प्रेजेंट होता है,
ठीक है, क्योंकि वो बैटरी उसके अंदर कहीं ना कहीं चार्ज होगा ही होगा। ठीक उसी तरीके से जब उस बैटरी का यूज होता है तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, वो चार्ज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो चार्ज ही क्या होता है, ट्रांसमिट होने लगता है। ठीक उसी तरीके से हमारे सेल, जितने भी सेल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बट उनके पास चार्ज होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारे सेल्स की बात होती है। और इसी में हमारा क्या होता है, न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो ये क्या होता है, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स देखते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स में देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे। अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ बेसिकली साइटोप्लाज्म है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी न्यूरॉन की, न्यूरॉन पीएम, पीएम का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, एक्सोलीमा। ठीक है, अब जैसी बात है, ये न्यूरॉन है तो इसके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में क्या होगा, इसके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स बेसिकली पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, और यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन में हमारा सोडियम होगा। ठीक है, तो बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में बेसिकली हमारे पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। यहाँ पे हमारे पोटेशियम आयंस होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बेसिकली हमारे प्रोटीन्स होते हैं। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये जो कंडीशन है ये कब की है, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस कंडीशन इज व्हेन नो स्टिमुलस। ठीक है, तो जब कोई स्टिमुलस नहीं आया तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब हमने इसे मेजर करा तो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टूडेंट्स आया बेसिकली -70 मिलीवोल्ट। आप बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो, इसके लिए बहुत सारे apparatus आते हैं। ठीक है, तो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए भी ना बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे देखो अभी क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो हमें इसे भी रेस्ट में मेंटेन करना है, पर क्या होता है ना कि यहाँ पे मैं एक और बनाती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना कुछ तरीके के आयन चैनल्स होते हैं। क्या बोला मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ तरीके के क्या होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं। वो आयन चैनल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के आयन चैनल्स होते हैं, एक तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स और दूसरे होते हैं हमारे बेसिकली लीकी चैनल्स। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ग्रीन वाले बेसिकली हमारे कैसे हैं, ये हमारे लीकी चैनल्स हैं, और ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है बेसिकली हमारे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं। ठीक है, अभी जो लीकी चैनल्स है ना, ये लीकी चैनल्स बेसिकली हमारे सोडियम के भी हो सकते हैं और पोटेशियम के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब बेसिकली हमारा क्या है, ये जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के समय पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जाता है, नेगेटिवली चार्ज अंदर है, मींस पोटेशियम अंदर है और जो हमारा सोडियम है वो बाहर की साइड है। तो उसी रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम पे क्या होता है, जो सोडियम आयंस है, जो हमारे पोटेशियम आयन है, ये क्या करते हैं, ये पोटेशियम आयंस ना हमारे साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में जाते रहते हैं। ठीक है, अब अगर अंदर से सपोज करो कि चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है, तो जो अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे हमें बेसिकली इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को या फिर जो चार्ज है उसको मेंटेन करने का काम करना है। क्या करना है, मेंटेन करना है चार्ज को। यहाँ पे जो पोटेशियम है ये बाहर जा रहे हैं, और पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर जाते हैं अपने लीकी चैनल्स की वजह से। ठीक है, जब तक यहाँ पे कोई स्टिमुलस अभी तक आया भी नहीं है, बट स्टिल ये बाहर जा रहे हैं। अंदर से क्या होता है, बाहर से कुछ सोडियम आयंस भी अंदर आ रहे होते हैं, बट उतने ज्यादा नहीं आ रहे होते जितने ज्यादा पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है ना, वो परमेबिलिटी हमारे बेसिकली पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोडियम आयंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन इज मोर देन द सोडियम आयंस। ठीक है, तो
अब हमें क्या करना है, बेसिकली इस चार्ज को मेंटेन करना है कि हमारा अंदर की तरफ क्या रहे, अंदर की तरफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन टाइम पे अंदर की तरफ पोटेशियम रहे, बाहर की तरफ क्या रहे, सोडियम रहे। तो इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ना बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं बात करूँ सबसे फर्स्ट की, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमारे पास क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, ये क्या करता है, जो अंदर की तरफ हमारा सोडियम आयन आया है उसको बाहर की तरफ, और बाहर से जो हमारा पोटेशियम गया है उसको अंदर की तरफ करना शुरू कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली हमारा बाहर की तरफ पोटेशियम जा रहा था और अंदर की तरफ क्या आ रहा था, अंदर की तरफ स्टूडेंट्स हमारा आ रहा था सोडियम। ठीक है, अंदर हमारा क्या आ रहा था, अंदर हमारा आ रहा था सोडियम। तो यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि क्या करता है, 3 सोडियम आयन को अंदर से बाहर और 2 पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ धकेलता है। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर बनाऊं, सपोज कर लो कि बाहर क्या हो गया, पोटेशियम आयन ज्यादा हो गए रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम पे, और अंदर सोडियम आयन ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे जो हमारे पंप है, ये पंप क्या करेगा, ये पंप बेसिकली आपका अंदर से बाहर 3 सोडियम आयंस को पंप करेगा और बाहर से अंदर 2 पोटेशियम आयंस को पंप करेगा। ठीक है, और ये जब ये पंपिंग करेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली ये यूज करेगा एटीपी का, एक एटीपी का यूज करके ये 3 सोडियम आयंस को बाहर और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ पंप करना शुरू करता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सोडियम पोटेशियम पंप। और इसी सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या होता है, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या वो मेंटेन रखता है बेसिकली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब सपोज करो कि बाहर से क्या आ गया, बाहर से आ गया एक स्टिमुलस, बाहर से आ गया स्टिमुलस। अब हमने देखा था कि अंदर की तरफ क्या है, अब मैं वो चैनल्स नहीं बनाऊंगी, मैं नॉर्मली बनाऊंगी कि बाहर क्या है, बाहर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और अंदर हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और बाहर से हमारा क्या आ चुका है, बाहर से स्टूडेंट्स हमारा आ चुका है ये स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस आता है, ये स्टिमुलस के आते जितने भी हमारे सोडियम के लिए गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ क्या होना शुरू हो जाता है, सारे के सारे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स फॉर द सोडियम ओपन, और जितना भी सोडियम हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में था, वो सारा का सारा सोडियम का हो जाता है, हमारे साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो स्टिमुलस के आते क्या हो गया, स्टिमुलस के आते हमारे बेसिकली जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स थे वो क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। ठीक है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल सारे के सारे ओपन हो गए, और जैसे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल हमारे ओपन होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लक्स हो जाता है, किसका, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में हमारा सोडियम आयन था, वो उसका क्या हो जाता है, इन्फ्लक्स हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो स्टिमुलस आया है ना, ये स्टिमुलस का एक लेवल होना चाहिए, जो बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, इस स्टिमुलस को कहेंगे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टिमुलस है कि वही हमारे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करवाएगा। अगर इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज्यादा स्टिमुलस आ रहा है या इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम स्टिमुलस आ रहा है, तो हमारे कभी भी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स ओपन नहीं होंगे। और यहाँ पे जो हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है, वो ऑलमोस्ट होता है हमारा 55 to -60 मिलीवोल्ट। अगर इससे कम स्टिमुलस आ रहा है तो भी हमारे आयन चैनल्स ओपन नहीं होंगे, और इससे ज्यादा स्टिमुलस आ रहा है तो भी हमारे आयन चैनल्स ओपन नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो कितना था, वो हमारा -70 मिलीवोल्ट था, और यहाँ पे जो हमारे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो भी कितना है, वो हमारा -55 से +60 हमारा क्या है, मिलीवोल्ट है हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस आएगा, हमारे सारे के सारे क्या होंगे, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, हमारी मेम्ब्रेन यहाँ पे हो जाएगी डीपोलराइज्ड। क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। और ये जो थी हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है हमारा, यहाँ पे हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसके बाहर क्या है, इसके बाहर यहाँ पे चार्ज का क्या है, चार्ज का हमारा सेपरेशन है, तो ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, वही हमारी डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो जाती है। अब यहाँ पे क्या, जैसे स्टिमुलस आता है ना, तो इन्फ्लक्स हो जाते हैं सोडियम आयन को, तो जो डीपोलराइज्ड होती है ना, कम से कम कहाँ तक जाती है, स्टूडेंट्स हमारी +30 मिलीवोल्ट तक जाता है।
डीपोलराइज होने के बाद कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा स्टूडेंट्स एट कम से कम नहीं तो +30 मिलीवोल्ट, +30 मिलीवोल्ट टू +40 तक जाएगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या होता है, फिर वापस से हमारे जो मेम्ब्रेन है अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आना चाहती है, तो वो क्या होता है वापस से रीपोलराइज होना शुरू होती है। तो यहाँ पे देखो पहले तो अंदर क्या था, अंदर हमारा सोडियम आयन था, ठीक है, और अब देखो जैसे ही रिपोलराइज होना शुरू होगी ना, तो अंदर जो सोडियम आयन तो है ही, पर अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो पोटेशियम आयन है अभी, इन पोटेशियम आयन का क्या होना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम आयन का शुरू होना हो जाएगा इनफ्लक्स। तो यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, रिपोलराइज्ड हो जाएगी, रिपोलराइज्ड हो जाएगी हमारी मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या होगा रिपोलराइजेशन में, बेसिकली इनफ्लक्स होगा किसका, जो हमारे साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन तो उनका। डीपोलराइज में इनफ्लक्स होता है सोडियम आयंस का, और रिपोलराइज में बेसिकली क्या होता है, इनफ्लक्स होता है हमारे पोटेशियम आयन का। तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होगा, रिपोलराइज के केस में वापस से हमारा अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पर यहाँ पे अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ हमारे स्टूडेंट्स बेसिकली सोडियम आयन है, और बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ हमारे पोटेशियम आयन है, ठीक है। ये रिपोलराइज हो तो गई है मेम्ब्रेन, ठीक है, कि अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पहुंच गई है, पर यहाँ पे चार्जेस भी तो वापस से बिल्कुल सेम हो चुके हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में थे कि यहाँ पे देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी हमारा बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन का और अंदर की तरफ नेगेटिव आयन था। बट यहाँ पे क्या है कि बाहर की तरफ हमारा सोडियम आयन है और अंदर की तरफ क्या है, पोटेशियम आयन है। पर यहाँ पे रिपोलराइज जब हुई हमारी मेम्ब्रेन, तो रिपोलराइज के केस में यहाँ पे क्या हुआ है कि बाहर की तरफ हमारा पोटेशियम आयन जा चुका है और अंदर की तरफ हमारा क्या आ चुका है, सोडियम आयन आ चुका है। पर एक चीज यहाँ पे हो चुकी है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे हमारे स्टूडेंट्स बेसिकली एक्टिव होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हमारा सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है। और जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा ना, वो क्या करेगा, वो बेसिकली इन चार्जेस को अंदर की तरफ से 3 सोडियम आयन बाहर फेंकेगा और बाहर की तरफ से 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ डालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से बेसिकली हमारी मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रहा होता है। तो एक बार आप वापस से देखो, सबसे फर्स्ट क्या हुआ है कि ये हमारा क्या था, ये हमारा न्यूरॉन था। हमने न्यूरॉन के पहले इतने पार्ट को स्टडी करने की कोशिश करी, इतने पार्ट को स्टडी करी, जैसे इतने पार्ट से स्टडी करें तो आगे ये चीज ऐसी बढ़ती रहती है, ठीक है। अभी मैं आपको इसे एक वीडियो की मदद से भी समझाऊंगी। तो सबसे फर्स्ट क्या हुआ कि जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आया था, तो बिना स्टिमुलस के जो हमारा बेसिकली एक सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है। और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बेसिकली हमारा जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन है उसके सराउंडिंग में बाहर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है और अंदर हमारे पोटेशियम आयंस के कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन मेंटेन रहती है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कुछ ना लीकी चैनल से हमारे सोडियम आयन है वो बाहर की तरफ जाता रहता है। अब अगर कंटिन्यूसली हमारा ये सोडियम आयन लीक होता गया, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाता रहता है। अब कंटिन्यूसली सपोज करो कि पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाता रहा, तो हमारे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। तो उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप आता है। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये क्या करता है, जो भी लीकी चैनल से हमारे पोटेशियम आयन बाहर गए हैं और कुछ बेसिकली सोडियम आयंस भी अंदर आते रहते हैं, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप उनको उनकी जगह पे पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है ये बेसिकली, ये एटीपी का यूज करके जितने भी सोडियम आयन हमारे साइटोप्लाज्म में आए हैं उनको बाहर फेंक देगा और बाहर जितने भी हमारे पोटेशियम आयन गए हैं उनको अंदर फेंक देगा, ठीक है। 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर फेंकता है और एक एटीपी का यूज करता है। ये काम करता है हमारा मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम पंप। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है, ठीक है। पर जैसे क्या हुआ, सपोज करो बाहर से क्या होगा, स्टिमुलस आया। अब जैसे बाहर से स्टिमुलस आता है ना, तो जितने भी हमारे इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हमारा क्या होता है, हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा सोडियम आयन है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयंस का, और इसकी वजह से क्या होता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं कि हमारी मेम्ब्रेन कैसी होगी, डीपोलराइज्ड होगी है। जब हमारी मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होती है तो उसका जो बेसिकली मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो +30 टू +40 मिलीवोल्ट तक होता है। अब वापस से क्या होना है, हमारी मेम्ब्रेन को अगेन रेस्टिंग कंडीशन में जाना है, क्योंकि ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा ना ट्रैवल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है कि सपोज करो ये क्या है, एक सेकेंड, हाँ, सपोज करो यहाँ पे ये आपका एक न्यूरॉन है, उसकी एक्सॉन है।
स्टार्टिंग में इतने का हमने स्टडी करा है, ठीक है, इतने में मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ। अभी आगे वाला बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है, बट इसे क्या करना है, इसे प्रोपोगेट करना है, ठीक है। तो पीछे वाले को वापस से अपने रेस्टिंग कंडीशन में आना तो पड़ेगा ना। तो पीछे वाला क्या होगा, पीछे वाला हमारा रिपोलराइज होगा, और जो आगे वाला ये वाला पोर्शन हमारा वापस क्या होगा, रेस्टिंग से डिपोलराइज होगा। फिर जब आगे जाएगा तो ये वाला हमारा रिपोलराइज होगा और ये वाला हमारा डिपोलराइज होगा, और ऐसे करते करते बेसिकली हमारा जो कह सकते हो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट होता है। तो जब यहाँ पे देखो क्या होना है, यहाँ पे क्या होना है, रिपोलराइजेशन होना है। रिपोलराइजेशन में बेसिकली हमारा क्या होता है, जितना भी सोडियम आयन अंदर आया है वो तो अंदर ही रहेगा, पर रिपोलराइजेशन में हमारा जितना भी पोटेशियम आयन था साइटोप्लाज्म के अंदर, उनका क्या होता है, इफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। जैसे इन पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा ना, पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे और अंदर सोडियम आयन रह जाएंगे, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो जाता है और अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मेंटेन हो जाता है। बट यहाँ पे चार्जेस तो मेंटेन हो गए, बट आयंस की पोजीशन क्या होगी, आयंस की पोजीशन में डिफरेंस आ गया। बाहर हमारा सोडियम आयन नहीं है, बाहर हमारा पोटेशियम आयन है, और अंदर की तरफ हमारा क्या है, सोडियम आयन है। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए यहीं पे हमारा क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से बेसिकली हमारे एक न्यूरॉन में या एक नर्व सेल में एक्शन पोटेंशियल मेंटेन होता है और एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, ठीक है। ऐसे वो ट्रैवल करते करते कहाँ तक पहुंचेगा, ऐसे ट्रैवल करते करते हमारा एक्सॉन तक जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा और फिर सिनेप्स तक जाता है, ठीक है। चलो इस वाले वीडियो में आप एक बार मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सॉरी, जो भी हमारा नर्व इंपल्स हो रहा है उसको देखने की कोशिश करो। एरो की डायरेक्शन देखना किस तरह से बेसिकली हमारा एक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जाता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या हुआ स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आया है, देखो इस एरिया से हमारा स्टार्ट होता है क्या, इस एरिया से हमारे डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, फिर वो सेल बॉडी के पास आता है, सेल बॉडी के पास आते फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हमारी एक्सॉन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाहर सारा क्या पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रेस्ट की कंडीशन में, बट यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन होगा, और किस तरीके से चार्ज आगे की तरफ बढ़ रहा है ये देखो, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। कुछ इस तरीके से ट्रैवल करते करते कहाँ जाएगा, ये जाते स्टूडेंट्स हमारा एक्सॉन टर्मिनल तक। एक और है, आप इसमें भी देख सकते हो, देखो इसमें क्या करा गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली आपका ये जो एक्सॉन है ना, ठीक है, इस एक्सॉन का एक पार्ट ये दिखाया गया जो इस वाले डायग्राम में दिखाया गया, और एक पार्ट आपका ये दिखाया गया जो कि इस वाले डायग्राम में दिखाया गया। पहले हमेशा याद रखना, जो भी आपका नर्व इंपल्स है हमेशा कहाँ से, सेल बॉडी से जाता है आपका एक्सॉन टर्मिनल तक, कभी उल्टा नहीं जाएगा। एक्सॉन टर्मिनल से आपका सेल बॉडी की तरफ कभी भी नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं होता, ये एक्शन पोटेंशियल तो यहाँ से आएगा और इस डायरेक्शन में बेसिकली एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। ऊपर आपको एरो भी दे रखा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्या हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पोटेशियम लीकी चैनल से और हमारा सोडियम का गेटेड आयन चैनल है, ठीक है। फिर रेस्ट की कंडीशन में तब हमारे सोडियम चैनल्स क्या है, शट डाउन है, और पोटेशियम चैनल्स ओपन है। फिर जैसे पोटेशियम हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा स्टिमुलस पहुंचेगा, सारे के सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे राइज हो जाएगा। और अभी भी यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इस साइड राइज होना शुरू हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, कुछ इस तरीके से प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। आप एक ये भी देख सकते हो, इसमें भी कुछ इसी तरीके से क्या हो रहा है, हमारे एक पार्ट डिपोलराइज हो रहा है, फिर आगे जब हमारा एक्शन पोटेंशियल चला जा रहा है तो आगे वाला पार्ट डिपोलराइज हो रहा है, पीछे वाला पार्ट हमारा रिपोलराइज हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिकली एक्शन पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सो स्टार्ट करते हैं किससे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। The resting membrane potential refer to the electrical charge differences between the inside and outside of a cell. जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कुछ नहीं होता, जो हमारे सेल के बाहर और अंदर को जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डिफरेंस होता है ना, वही हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। पर्टिकुलरली न्यूरॉन एंड मसल सेल व्हेन द सेल एट द रेस्ट, जब सेल रेस्ट की कंडीशन में होता है तो बाहर जो चार्ज और अंदर जो चार्ज है उन दोनों चार्ज का कोई हम क्या कहते हैं, हमारे की रेस्ट की कंडीशन में। दिस डिफरेंस इन चार्ज इज प्राइमरीली मेंटेन बाय द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आयन। ये जो चार्ज को मेंटेन करा जाता है, ये चार्ज की मेंटेनेंस बेसिकली इस वजह से होती है क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमेबल होता है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। इसी वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्टिव परमेबिलिटी की वजह से क्या होता है, ये चार्ज को मेंटेन करा जाता है, ठीक है।
चार्ज को मेंटेन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट हमारा क्या, आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमारा जो सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन ज्यादा होता है, और कुछ क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म में, और आउटसाइड द सेल क्या होता है, हमारे सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। दूसरा क्या होता है कि सेलेक्टिव आयन परमिबिलिटी, हमारी जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ ही आयंस के लिए क्या होते हैं, परमिएबल होती है ज्यादा। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी, हमारी न्यूरॉन्स की, वो क्या करेगी, कुछ आयंस को तो अलाउ कर देगी और कुछ आयंस को रोक देगी कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो रेस्ट की कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूरॉन की रेस्ट की कंडीशन में होती है तो वो मोर परमिएबल होती है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, और लेस परमिएबल होती है किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए। तो जो पोटेशियम आयंस होते हैं ना वो कंटिन्यूली क्या कर रहे होते हैं, लीक कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे जो तीसरा है आयन पंप्स, कि हमारे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम कौन करेंगे, पंप्स करेंगे। कौन से पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करेंगे, हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करेंगे, बाहर से हमारे सोडियम को अंदर और बाहर से हमारे पोटेशियम को अंदर भेजेंगे और अंदर से बाहर सोडियम भेजेंगे। फिर बात करते हैं अगला कि प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अभी तक जिसकी बात करी थी वो हमारा क्या था, रेस्ट की कंडीशन में था। अब सपोज करो कि कोई क्या होगा, न्यूरॉन में स्टिमुलस आया बाहर से, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या, दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल अलोंग द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। अब जो हमारा बाहर से स्टिमुलस आया है वो बेसिकली क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा कहाँ से, एक्सॉन से हमारा एक्सॉन टर्मिनल तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है वो उसके प्रोपगेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है क्या, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, व्हेन अ स्टिमुलस रीच द न्यूरॉन इट ओपन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इन द मेम्ब्रेन। जैसे बाहर से स्टिमुलस आया, उसने क्या करा, उसने बेसिकली सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर दिया। जैसे सोडियम के सारे चैनल्स ओपन हुए तो सोडियम क्या करके हमारा सेल के अंदर चला गया। सेल के अंदर जाते ही क्या होगा, उसने हमारे सेल को डीपोलराइज कर दिया, ठीक है। और सेल के अंदर जैसे डीपोलराइजेशन हुआ तो इनसाइड द सेल बिकम लेस नेगेटिव। जो रेस्ट की कंडीशन में ज्यादा नेगेटिव था सेल के अंदर, वो अब कम नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड आता है हमारा थ्रेशोल्ड। इफ द डीपोलराइजेशन रीचेस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल। अब जैसे कि धीरे धीरे जो डीपोलराइजेशन होना शुरू होता है, जैसे डीपोलराइजेशन धीरे धीरे होना शुरू होता है वो अपने एक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचता है, कितना, -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है। तो वो क्या कर देता है, वो एकदम से ट्रिगर कर देता है किसको, सारे के सारे जितने भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सोडियम गेटेड चैनल्स है उन सबको ट्रिगर कर देता है। और एक ही बार में क्या होता है, एक ही बार में बहुत सारे फिर सोडियम आयंस हमारे सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, हमारे इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप भी कहते हैं। तो डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, स्टिमुलस आया, उसने कुछ सोडियम्स के चैनल ओपन करे, कुछ सोडियम्स अंदर गए, अंदर जाने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, अंदर थोड़ा सा कम नेगेटिव कर दिया। अब जैसे ही कम नेगेटिव हुआ तो जैसी बात है, जो हमारे रेस्ट की कंडीशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जब ऐसे कम नेगेटिव होते होते हमारा कितने पे पहुंच गया, -55 मिलीवोल्ट पे पहुंच गया, तो इसे हमने क्या बोला कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। और इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में जितने भी बाहर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सोडियम चैनल्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, एकदम से ऊपर हो गए और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सारा का सारा सोडियम आयन हमारे सेल के अंदर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, रैपिड इन्फ्लक्स हुआ किसका, सोडियम आयन का, जिसकी वजह से हमारे सेल के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। दिस रैपिड चेंज इन वोल्टेज इज द एक्शन पोटेंशियल स्पाइक। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इतना तेजी से हुआ, इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला एक्शन पोटेंशियल स्पाइक। फिर उसके बाद क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल स्पाइक कहाँ तक गया, ये हमारा गया स्टूडेंट्स +32 +40 मिलीवोल्ट तक। इसके बाद क्या होना, फोर्थ स्टेप में हमारा रिपोलराइजेशन होना है। तो रिपोलराइजेशन में क्या होता है, आफ्टर रीचिंग इट्स पीक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज। जैसे अपने पीक तक पहुंच जाते हैं, मतलब -32 40 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाते हैं, तो जितने भी सोडियम गेटेड चैनल थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं और फिर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होना शुरू हो जाते हैं। सोडियम वाले क्लोज हो गए, पोटेशियम वाले ओपन हो गए और फिर क्या होता है, रिपोलराइजेशन के केस में सारा का सारा पोटेशियम आयन क्या होता है, बाहर जाने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन है वो कैसे हो जाता है, वापस से रिपोलराइजेशन हो जाता है उसका, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा बाहर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और अंदर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये तो हो चुका है। पर आयंस की पोजीशन कैसे होगी, डिफरेंट हो गई है। तो उस आयन की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप आता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जब हमारा पोटेशियम आयन बाहर जा रहा होता है, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे जो हमारे चैनल्स ओपन हुए,
रिपोलराइजेशन में जो हमारे चैनल्स ओपन होते हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, तो उन चैनल से क्या होता है, कुछ ज्यादा पोटेशियम आयन हमारा बाहर चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो कैसे हो जाती है, वो स्टूडेंट हो जाती है हमारी हाइपर पोलराइज्ड, ठीक है। तो इस हाइपर पोलराइज्ड के केस में क्या होता है, इस हाइपर पोलराइज्ड के केस में बेसिकली हमारा मोर नेगेटिव हो जाता है देन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है -70 मिलीवोल्ट, बट इस हाइपर पोलराइजेशन के केस में सब -90 मिलीवोल्ट तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो दिस हाइपरपोलराइजेशन मेक द न्यूरॉन लेस लाइकली टू फायर अनदर एक्शन पोटेंशियल इमीडिएटली। तो ये जो हाइपरपोलराइजेशन होता है ना, ये इसलिए होता है कि तुरंत ही कोई दूसरे स्टिमुलस ना आ जाए, क्योंकि देखो स्टिमुलस तब तक आके एक्टिव नहीं कर सकता जब तक कि हमारे जो न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपनी रेस्टिंग कंडीशन में नहीं होगी। अगर ये हाइपरपोलराइजेशन नहीं होता है तो वापस से हमारे एक स्टिमुलस कंप्लीट हुआ नहीं है और दूसरा स्टिमुलस आ जाएगा। तो इस हाइपरपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई दूसरे स्टिमुलस आके से अभी एक्टिव ना कर पाए, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो भी हमारे एक्शन पोटेंशियल होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है अपने सेल्फ प्रोपोगेटिंग मैनर में। तो अब देखो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है, सपोज करो ये हमारी क्या है, न्यूरॉन है, ये उसका एक्सॉन है, और ये उसका क्या है, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल है। अब जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोपोगेट करता करता कहाँ पहुंच गया, एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच गया, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल से अब उसे क्या कर रहा है, यहाँ पे सिनेप्स तक भी पहुंच गया। ये जो एक्सॉन टर्मिनल पे जो सिनेप्स है, सॉरी ये सिनेप्टिक नोब्स है, यहाँ तक पहुंच गया है। अब उसे क्या करना है, उसे दूसरे न्यूरॉन के पास जाना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला न्यूरॉन था, ये वाला हमारा दूसरा न्यूरॉन है। उसे क्या करना है, इस दूसरे न्यूरॉन के पास जाना है, पर जो दूसरा न्यूरॉन है ना इससे अटैच नहीं है, यहाँ बीच में क्या है, बीच में खाली स्पेस है, ठीक है। तो ये जो खाली स्पेस है ना इन दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट सिनेप्स, ठीक है। तो अब जो एक्शन पोटेंशियल है उस एक्शन पोटेंशियल को अगर फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन पे ट्रांसफर करना है तो किसकी मदद से करना होगा, इन सिनेप्स को क्रॉस करना होगा, ठीक है। और इस सिनेप्स को क्रॉस करने का क्या तरीका है, तो चलिए अब वो समझते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है, सिनेप्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिनेप्स। अब देखो सिनेप्स होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये अज्यूम करो, मैं यहाँ पे अब क्या करूंगी, पूरा न्यूरॉन नहीं बना रही, मैं जस्ट नॉर्मली सा बनाऊंगी। एक न्यूरॉन ये रहा, दूसरा न्यूरॉन ये रहा। एक्शन पोटेंशियल जो हमारा प्रोपोगेट हो रहा है वो हमारा बेसिकली इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है, ये हमारा सेकंड न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जो न्यूरॉन हमारा फर्स्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। फर्स्ट वाले से ही क्या होगा, फर्स्ट वाले न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल दूसरे वाले के पास जाएगा। तो जो न्यूरॉन हमारा एक्शन पोटेंशियल भेजता है उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, उस न्यूरॉन को हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जिसके पास जाते हैं वो क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट्स हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो यहाँ पे देखो सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स बेसिकली साइट होती है किसकी, कम्युनिकेशन के बिटवीन टू न्यूरॉन, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, वही साइट क्या होगी, हमारी सिनेप्स होगी। अब ये जो सिनेप्स होता है ना सिर्फ दो न्यूरॉन्स के बीच में नहीं होता, ये सिनेप्स बेसिकली हमारा न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में हो सकता है, न्यूरॉन और ग्लैंड्स के बीच में हो सकता है। ऐसा क्यों, क्या जरूरी है कि सिग्नल हमेशा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा? ये तो तब होगा ना जब बेसिकली सिग्नल हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक जाना है। पर सपोज करो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजना है किसी मसल के पास, तो वहां पे मसल तक कैसे सिग्नल पहुंचेगा, तो वहां पे न्यूरॉन हमारा सिग्नल लेकर आएगा, वो मसल्स को देगा। अब सपोज करो ब्रेन को सिग्नल भेजना है किसी ग्लैंड के पास, तो न्यूरॉन हमारा सिग्नल लेकर आएगा, वो किसको देगा, ग्लैंड को देगा। तो ये जो सिनेप्स होता है, सिनेप्स हमारा न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, न्यूरॉन और मसल के बीच में हो सकता है, न्यूरॉन और ग्लैंड के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं सिनेप्स में और क्या क्या होता है। So the site of communication between two neuron or between a neuron and a effector cell is called synapse. ऐसे साइट कम्युनिकेशन की जो दो न्यूरॉन्स के बीच में हो या न्यूरॉन और किसी इफेक्टर सेल के बीच में हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और यहाँ पे जो इफेक्टर सेल है वो हमारा मसल है या तो कोई ग्लैंड है, ठीक है। द टिप ऑफ सम एक्सॉन
टर्मिनल स्वेल इनटू अ बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनेप्टिक एंड बल्ब। जो एक्सॉन की टिप होती है वो टिप क्या हो जाती है, आगे चलकर ऐसे स्वेल हो जाती है, राइट, ऐसे क्या हो जाती है, टिप आगे चलकर स्वेल हो जाती है, और इन्हें हम टिप को हम क्या कहते हैं, इन्हें टिप को हम कहते हैं स्टूडेंट सिनेप्टिक नॉब। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर बेसिकली हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और उन सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है, उन सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टूडेंट्स हमारा भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या है, ये सिनेप्टिक नॉब के अंदर हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या है, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। सो synaptic end bulbs contain very tiny membrane enclosed sac called the synaptic vesicle। इन synaptic bulbs के अंदर क्या होता है, synaptic vesicles होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टोर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली हमारे एक तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर सकते हैं, आगे वाले न्यूरॉन को चाहे तो एक्साइट कर सकते हैं, चाहे तो उसे इनिबिट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हमारे पास दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक हमारे पास एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास बेसिकली इनिबिटरी होते हैं, ठीक है। सपोज करो कि क्या नाम है, मुझे इस आगे वाले जो न्यूरॉन है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनिबिट करना है, तो यहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे जो इसको क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे। सपोज करो आगे वाले पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को मुझे एक्साइट करना है, तो यहाँ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे जो आगे वाले न्यूरॉन को क्या कर देंगे, एक्साइट कर देंगे, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी दो तरीके के होते हैं। Many neurons contain 2 or even 3 types of neurotransmitter। कुछ न्यूरॉन्स दो या दो से ज्यादा तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स रखते हैं, each with different effectors on the postsynaptic cells, जिनका काम पोस्ट सिनेप्टिक जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के काम करते हैं, ठीक है। तो ये तक है सिनेप्स। अब बात करते हैं बेसिकली सिनेप्स होते कितने तरीके के हैं, पर उस पर चलने से पहले आप एक बार इसका डायग्राम देखो। ये देखो, ये हमारा बेसिकली दो न्यूरॉन है, इसमें नहीं बता सकते कि हमारा पोस्ट सिनेप्टिक, सपोज करो इसे हम 1 मान लेते हैं और इस वाले को 2, ठीक है। तो जो 1 वाला है वो हमारा कैसा है, ये वाला हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये वाला सेकंड वाला हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और इसके बीच में देखो ये क्या है, ये हमारी सिनेप्स है, और इस सिनेप्स के बीच में कैसे हमारा बेसिकली कह सकते हो ट्रांसमिशन हो रहा है। आप एक बार इस वीडियो को भी देखो, इस वीडियो में किस तरीके से हमारा ट्रांसमिट हो रहा है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से हमारा एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सिनेप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सिनेप्स की जब भी मैं बात करती हूँ तो इस टाइप्स में हमारे पास क्या होता है, दो तरीके के सिनेप्स होते हैं, ठीक है। कुछ सिनेप्स बेसिकली हमारे पास क्या से होते हैं, एनाटॉमिकल होते हैं, कुछ सिनेप्स हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल। तो हमने क्या करा, सिनेप्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, एनाटॉमिकल सिनेप्स और फंक्शनल सिनेप्स। एनाटॉमिकल सिनेप्स का मतलब है कि अपनी एनाटॉमी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं एनाटॉमिकल सिनेप्स की, तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरीके के सिनेप्स आते हैं। कौन कौन से, तो देखो, एक आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, आप इस डायग्राम में देखो, एक आता है हमारे पास एक्सो-एक्सोनिक सिनेप्स, दूसरा आता है हमारे पास एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स, और तीसरा आता है हमारे पास एक्सोसोमैटिक सिनेप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी हमारे पास 3 तरीके से सिनेप्स होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब कि वो जो सिनेप्स है उसका नेचर कैसा है, इसके बिहाफ पे भी हमारे पास 2 तरीके के सिनेप्स हैं। कौन कौन से, एक है स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और दूसरे स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल सिनेप्स, ठीक है। तो एनाटॉमी के बेसिस पे 3 है, फंक्शनल के बेसिस पे 2 है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इस डायग्राम में समझने की कोशिश करो, देखो ये हमारा एक्सॉन फर्स्ट है और ये वाला हमारा एक्सॉन सेकंड है, ठीक है। एक्सो-एक्सोनिक सिनेप्स मींस ऐसा सिनेप्स जो दो न्यूरॉन्स के एक्सॉन के बीच में हो, मतलब ये देखो, ये भी इसका एक्सॉन है और ये भी इसका एक्सॉन है, दो एक्सॉन के बीच में जो सिनेप्स है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सो-एक्सोनिक सिनेप्स कहते हैं। दूसरा एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स का मतलब कि ऐसा सिनेप्स जो कि पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में हो, पर पहले न्यूरॉन का एक्सॉन हो और दूसरे न्यूरॉन के बेसिकली क्या हो, डेंड्राइट्स हो। तो ऐसा सिनेप्स जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में हो उसे हम एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स कहते हैं। और ऐसा सिनेप्स जो एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में हो, तो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन है और दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी है, तो ऐसा सिनेप्स जो एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में हो उसे हम एक्सोसोमैटिक सिनेप्स कहते हैं,
ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे था, ये तो था स्टूडेंट्स हमारे एनाटॉमी के बेसिस पे या फिर एनाटॉमिकल नेचर के बेसिस पे। दूसरे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, कुछ फंक्शनल के बेसिस पे है। कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। क्या डिफरेंस होते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स के बीच में? तो जो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं ना, उसमें हमारा जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वो दोनों आपस में अटैच होते हैं बेसिकली गैप जंक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एक गैप जंक्शंस के थ्रू अटैच होते हैं। ऑन दी अदर हैंड बात करूं मैं किसकी, केमिकल सिनेप्स की, तो यहाँ पे जो हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इनके बीच में कोई गैप जंक्शन नहीं होता, इनके बीच में बेसिकली एक स्पेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में और केमिकल सिनेप्स में। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की, तो एट द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट डायरेक्टली बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन थ्रू द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द गैप जंक्शन। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास जाएगा। तो प्री से पोस्ट के पास जो एक्शन पोटेंशियल जा रहा है वो बेसिकली किसके थ्रू जा रहा है, गैप जंक्शंस के थ्रू जा रहा है। कि यहाँ पे सिनेप्स में क्या है, सिनेप्स में कुछ स्पेशल टाइप के गैप जंक्शंस है। ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरा, यहाँ पे जो गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस में बेसिकली क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉनेक्सॉन। ये कॉनेक्सॉन क्या करता है, ये कॉनेक्सॉन बेसिकली हमारे जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच करता है, और बेसिकली इसी कॉनेक्सॉन के थ्रू ही क्या होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं वो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वाले डायग्राम में देखो, बेसिकली ये वाला क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये वाले हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो रिलीज हुए हैं ना, ये हैंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉनेक्सॉन है, जो कि देखो दो प्लाज्मा प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच करके रखे हुए हैं। तो अब देखो किस तरीके से यहाँ पे बेसिकली हमारा जाएगा, ये आया इस तरीके से, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, उन न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या करा, एक कॉनेक्सॉन के थ्रू होते हुए हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाके चले गए। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, सबसे फर्स्ट क्या हुआ है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को दिखाया गया है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन यहाँ पे हमारे कनेक्शन के थ्रू अटैच है, और न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे प्री सिनेप्टिक से रिलीज हो रहे हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक में जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, कि जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा अगर वो इलेक्ट्रिकली आ रहा है तो वो इस तरीके से जाएगा, और अगर वहाँ पे बेसिकली जो सिनेप्स अगर वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हो तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, सो as ion flow from one to next through the connexon, the action potential spread from cell to cell। यहाँ पे देखो जो आयंस है, आयन से आप बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोल रहे हो, वो क्या है, वो कनेक्शन के थ्रू जा रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल में। सो जो गैप जंक्शंस होते हैं, जो कि गैप जंक्शंस किससे मिलकर बने, कनेक्शन से। तो जो गैप जंक्शंस होते हैं कहाँ कहाँ कॉमन होते हैं, कॉमन होते हैं बेसिकली हमारे विसरल स्मूथ मसल में, कार्डियक मसल्स में, और डेवलपिंग एम्ब्रियो में, और ऑल्सो ब्रेन में भी हमारे क्या होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। मीन्स ऐसे में क्या पता चल सकता है कि जो हमारा अगर कोई भी एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को क्रॉस करके जा रहा है तो वो हमारा विसरल स्मूथ मसल में होगा, कार्डियक मसल्स में होता है, एम्ब्रियो में होगा, ब्रेन में होगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं किसकी, केमिकल सिनेप्स की, तो केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, जो हमारी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों आपस में किसी गैप जंक्शन के थ्रू अटैच नहीं होते, बल्कि यहाँ पे क्या होती है, दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही होती। इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, उस स्पेस को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का क्या नाम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली एक दूसरे से बहुत दूर होती है, और एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, हमारे एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो अगर यहाँ पे हमारी जो नर्व इम्पल्स है उसे हमारे प्री से पोस्ट तक जाना है तो उसे क्या करना होगा, उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करना होगा। ठीक है, तभी वो जा सकती है। तो यहाँ पे वो क्रॉस कैसे करती है, यहाँ पे बेसिकली देखो, नर्व इम्पल्स कैन नॉट कंडक्ट अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सो एन अल्टरनेटिव इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अकर। यहाँ पे क्या होता है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट को नर्व इम्पल्स क्रॉस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ अलग तरीके की कम्युनिकेशन शुरू होती है।
So in response to a nerve impulse, the presynaptic neuron release neurotransmitters. अब यहाँ पे क्या होता है, केमिकल सिनेप्स में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में बेसिकली हमारे आयंस रिलीज होते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। आयंस कौन से, सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, ये सब। और यहाँ पे केमिकल सिनेप्स में हमारे रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, बेसिकली डिफ्यूज कर जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टूडेंट्स हमारे होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में, और वो सिनेप्टिक वेसिकल्स हमारे सिनेप्टिक नॉब में होती है, ठीक है। अब देखो, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रिलीज करेगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर हमारा बेसिकली फ्लूइड में चला गया। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है ना, उसके लिए पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। किसके पास, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास। और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या कर रहा है, उसे बाइंड कर, मतलब वो रिलीज करते हैं। तो वही कह रहा है कि बेसिकली न्यूरॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डिफ्यूज हो जाएगी। और फिर वो क्या करेगा, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, उनसे जाके वो बाइंड करेगा। सो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उन्होंने क्या करा, केमिकल सिग्नल को रिसीव करा, और उस केमिकल सिग्नल को रिसीव करने के बाद उन्होंने क्या करा, अपने अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा। और ये न्यूरोट्रांसमीटर चाहे तो अगले वाले न्यूरॉन को इनहिबिट करवा सकता है, और चाहे तो ये अगले वाले न्यूरॉन को क्या करवा सकता है, एक्साइट भी करवा सकता है। यहाँ पे देखो किस तरीके से क्या हो रहा है। सबसे फर्स्ट देखो, ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ये वाली क्या है, ये हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। और ये वाली क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। और इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या है, ये हमारे बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे है सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा हुआ है, इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर भरे हुए स्टूडेंट्स हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और ये जो बीच का ये जो खाली स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से चीज हो रही है। जैसे सपोज करो एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आ चुका है। तो अब एक्शन पोटेंशियल आने के बाद क्या होता है, ये जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे आएंगे कैल्शियम आयंस है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हमारा आता है ना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की सिनेप्टिक नॉब पे, तो ये जो कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और आप यहाँ पे देखो, ये जो छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे कैल्शियम आयन है। तो जैसे ही कैल्शियम आयन ओपन होते हैं, तो उसके बाद देखो क्या होता है, हाँ सब आ गया, एक्शन पोटेंशियल आया। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या हुआ, जो कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स है वो ओपन हुए। जैसे वो ओपन है, उन्होंने कैल्शियम अंदर रिलीज करा। कैल्शियम के अंदर आते ही क्या हुआ, जो हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स थी, वो सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होगी, उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ, वो न्यूरोट्रांसमीटर अब जाएंगे हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके वो किससे बाइंड हो जाएंगे, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स है उससे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से हमारे केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पे सिग्नलिंग चल रही होती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको केमिकल सिग्नलिंग भी अच्छे से समझ में आ गई होगी और इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इस सारी की सारी पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट्स मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।